नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन जो है काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन को लिए हैं और ये क्वेश्चन आपको आने वाली जो टेट एग्ज़ाम होगी उसके लिए निश्चित ही काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो आइए और आप कीजिए अपना आकलन और देखिए यहाँ पर इन 50 प्रश्न में से आप कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही कर पाते हैं और बहुत ही उपयोगी प्रश्न यहाँ पर शामिल किए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कैसे क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, वस्तुओं के निम्न समूह में से किनमें अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं। देखिए 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं और यहाँ पर पूछा गया है कि अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों वाली वस्तुएं यहाँ पर कौन कौन सी है। तो यहाँ पर चारों को देखते हैं, लकड़ी, कागज, चमड़ा, पॉलीथीन, डिटर्जेंट, पीवीसी, प्लास्टिक, डिटर्जेंट, घास, प्लास्टिक, बैकेलाइट, डीडीटी। अब देखिए यहाँ पर जो विकल्प के लिए जो कथन है इनके लिए उत्तर नीचे दे रखे हैं, जहाँ पर पहला बताया है कि केवल तीसरा, दूसरा, पहला और तीसरा या फिर दूसरा, तीसरा और चौथा। तो देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना आपके लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, अजैव निम्नीकरणीय मतलब कि जिनको जो अपघटक होते हैं वो अपघटित नहीं कर पाते हैं उन्हें हम अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। और इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि पॉलीथीन होता है, प्लास्टिक होता है, बैकेलाइट होता है, डीडीटी होता है, ये चीज़ें जो होती है इसके अंदर शामिल होती है। अब यहाँ पर उत्तर का चयन हम कैसे करेंगे और कौन सा करेंगे और क्यों करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा इसके लिए वो होगा डी वाला। और डी वाले के अंदर यहाँ पर दे रखा है दूसरा, तीसरा और चौथा। तो देखिए दूसरे के अंदर देखें, तीसरे और चौथे के अंदर यदि हम देखते हैं इन कथन में, तो इसमें यहाँ पर पहला कथन सिर्फ आपको ऐसा मिल रहा है जहाँ पर सभी वस्तुएं जो हैं जिसमें जैव निम्नीकरणीय वस्तुएं दे रखी है, लकड़ी, कागज, चमड़ा। और यहाँ पर यदि हम देखें बाकी अन्य तीनों के अंदर तो इसमें सभी ऐसे कुछ न कुछ ऐसे दे रखे हैं। जैसे इसमें थर्ड वाले में घास दे दिया, तो घास तो अपघटित हो जाता है ये हम जानते हैं, परंतु यहाँ पर प्लास्टिक, डिटर्जेंट जो कुछ ऐसे पदार्थ भी दे रखे हैं कि जो अपघटित नहीं होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं तो वो इन तीनों में शामिल है। तो इस प्रकार से चयन करना है हमें यहाँ उत्तर का। चलिए और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, एक खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तरों को कौन सीमित करता है। तो एक खाद्य श्रृंखला के अंदर उच्चतर पोषण स्तर में ऊर्जा का कम होना, अपर्याप्त खाद्य आपूर्ति, प्रदूषित वायु या फिर जल। तो देखिए एक खाद्य श्रृंखला जहाँ होती है वहाँ पर जैसे जैसे उसके स्तर बढ़ते जाते हैं, जैसे कि अपघटक, प्राथमिक उपभोक्ता हुआ, द्वितीयक, तृतीयक, इस प्रकार से जैसे जैसे पोषण स्तर बढ़ेंगे वैसे वैसे ऊर्जा जो होती है वो कम होती जाती है और अंत में वो सीमित भी हो जाती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उच्चतर पोषण स्तर में ऊर्जा का मान जो होता है कम होना, ये पोषण स्तरों को सीमित कर देता है। तो यहाँ पर पहला विकल्प इसके लिए बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर पहचानना है हमें असत्य कथन को। तो यहाँ पर सभी हरे पौधे, पेड़ पौधे एवं हरी नीली एल्गी उत्पादक होते हैं। बी यहाँ पर हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिकों से लेते हैं। और सी दिया है उत्पादक अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। और डी है पौधे सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर यदि हम देखें इसके अंदर तो यहाँ पर 3 कथन जो है वो तो सत्य दे रखे हैं, पर एक यहाँ पर असत्य दे रखा है और वो होगा यहाँ पर बी वाला, हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिक से लेते हैं। तो ये गलत है क्योंकि हरे पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कौन से जीव समूह जो है आहार श्रृंखला का निर्माण नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमें देखना है उस समूह को जो कि आहार श्रृंखला का निर्माण नहीं करते हैं। तो पहला दिया है कथन यहाँ पर घास, शेर, खरगोश, भेड़िया। तो यहाँ पर ये एक आहार श्रृंखला बन रही है कि जैसे बन रही है नहीं बन रही है, ये इसमें हमें यहाँ पर देखना है। तो देखिए यहाँ पर यदि हम देखें तो आहार श्रृंखला में जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा परिवर्तित करके लिखते हैं, जैसे कि घास है, घास को खरगोश खाएगा, खरगोश को जो है वो भेड़िया खा सकता है, भेड़िया को शेर खा सकता है। तो यहाँ पर एक आहार श्रृंखला का निर्माण इसमें हो रहा है। अब दूसरे की बात करें तो यहाँ पर जली पौधा है, मनुष्य है, टिड्डे है और मछली है। तो यहाँ पर दूसरे में आप देखेंगे तो आप इन्हें किसी भी तरीके से जमा करके देखेंगे तो यहाँ पर आपकी आहार श्रृंखला जो है वो नहीं बनने वाली है।
फिर थर्ड जो है यहाँ पर हम देखते हैं भेड़िया है, घास है, सर्प, चीता है। तो यहाँ पर भी आहार श्रृंखला जो है वो सही नहीं बन पाएगी तीसरे के अंदर भी। और चौथा जो है मेंढक, सर्प, चील, घास, टिड्डे, तो इसके अंदर यहाँ पर आहार श्रृंखला जो है बन जाती है। तो यहाँ पर उन का चयन करना है जिसमें आहार श्रृंखला का निर्माण नहीं हो पा रहा है, उसका हमें चयन करना है। तो पहला तीसरा या फिर तीसरा चौथा दूसरा तीसरा और साथ में पहला और चौथा। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर बनेगा वो बनने वाला है विकल्प सी, जिसके अंदर दिया है दूसरा और तीसरा। तो दूसरा और तीसरा का मतलब है कि यहाँ पर एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये दो आहार श्रृंखलाओं का निर्माण इसमें नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है हमारा, हरे पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए सौर विकिरण का ऊर्जा का निम्न प्रतिशत भाग जो है वो अवशोषित किया जाता है। तो कहने का मतलब है कि पौधे जो होते हैं वो सौर विकिरण का कितना प्रतिशत भाग ऊर्जा के रूप में अवशोषित करते हैं। तो 1%, 5%, 8% या 10%। तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो रहेगा 1%, मतलब कि सौर विकिरण का केवल 1% भाग जो है हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए अवशोषित करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, क्या होगा यदि दी हुई आहार श्रृंखला में से हिरण गायब हो जाए। तो देखिए यहाँ पर घास, हिरण, चीता। अब हिरण जो है यहाँ पर इसे हम गायब कर देते हैं तो क्या होगा, चीता घास खा लेगा क्या, तो नहीं खाएगा। तो यहाँ पर 4 विकल्प दे रखे हैं। चीतों की जनसंख्या बढ़ जाएगी, घास की मात्रा बढ़ जाएगी, या चीते को घास खाना प्रारंभ कर देंगे, या चीतों की जनसंख्या घट जाएगी और घास की जनसंख्या बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हिरण जो है वो गायब हुआ तो निश्चित रूप से चीते जो है भूखे मरने लगेंगे और इनकी संख्या में आएगी कमी, और घास जो है वो होगी वृद्धि। तो यहाँ पर ये घास जो है वृद्धि करेगा और चीते जो हैं वो घटने लगेंगे। तो यहाँ पर अब कौन सा उत्तर जो है हमारा इसमें बन रहा है, विकल्प को देखते हैं। तो यहाँ पर डी वाला जो है कह रहा है कि चीतों की संख्या घट जाएगी और घास की जनसंख्या बढ़ जाएगी, ये बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी परितंत्र में अपघटक जो होते हैं वो क्या करते हैं। तो अपघटकों के जो कार्य होते हैं वो क्या होते हैं, अकार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित करते हैं, या कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक रूप में परिवर्तित करते हैं, या फिर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक में परिवर्तित करते हैं, या कार्बनिक पदार्थों को अपघटित नहीं करते। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो अपघटक होते हैं उनका कार्य होता है कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक रूप में परिवर्तित करना, और बी वाला विकल्प इसके लिए बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर बी विकल्प इसके लिए सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक टिड्डे को मेंढक खा जाता है तब ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। तो देखिए जब टिड्डे को मेंढक खा जाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण जो होगा किस प्रकार से होगा। तो देखिए टिड्डा जो होता है वो क्या करता है, वो घास खाता है। तो घास यहाँ पर उत्पादक हो गया, टिड्डा यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता, और मेंढक यहाँ पर द्वितीयक उपभोक्ता हो जाता है। तो ऊर्जा का स्थानांतरण जो हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है, तो वो हो रहा है यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को। तो इसके लिए हमारा जो उत्तर बनता है वो बनता है इसमें सी वाला, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। और इसी में अगला जो क्वेश्चन आ रहा है हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, डिस्पोजल प्लास्टिक प्लेटों का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि वे हल्के वजन के पदार्थों से बने होते हैं, विषाक्त पदार्थों से बने होते हैं, वे जैव निम्नीकरणीय पदार्थों से बने होते हैं, या फिर डी है वे अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों से बने होते हैं। तो निश्चित रूप से ये पदार्थ जो होते हैं ये अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों से बने होते हैं। कहने का मतलब है कि ये अपघटित नहीं होते हैं और हमारे पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनते हैं। तो यहाँ पर डी विकल्प इसके लिए बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। निम्न में से कौन सा यहाँ पर मानव रचित परितंत्र है, पोखर, खेत, झील, जंगल। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो खेत है ये मानव निर्मित परितंत्र के अंतर्गत शामिल होता है, और इसके लिए बी विकल्प जो होगा ये हमारा इसमें सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, किसी आहार श्रृंखला में तृतीय पोषण स्तर पर सदैव होते हैं। तो इसमें सदैव कौन होते हैं, मांसाहारी, शाकाहारी, अपघटक या उत्पादक। तो तृतीयक पोषण स्तर की बात हो रही है और इसमें हमेशा होते हैं मांसाहारी, और पहला विकल्प इसके लिए बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक परितंत्र में होते हैं तो एक परितंत्र में क्या होते हैं, सभी सजीव, सभी अजैव, कुछ सभी सजीव और अजैव वस्तुएं, और सभी कभी सजीव कभी अजैव वस्तुएं। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि एक परितंत्र जो होता है जिसके अंदर सभी सजीव और अजैव वस्तुएं शामिल होती है, और सी विकल्प जो होगा ये इसमें शामिल हो जाएगा।
तो मतलब कहने का मतलब ये कि जैव और अजैव दोनों चीज़ें उसमें शामिल होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर एक दी हुई खाद्य श्रृंखला, मान लीजिए चतुर्थ पोषण स्तर पर 5 किलो जूल ऊर्जा की मात्रा जो है वो प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर उपभोक्ता स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी? तो कहने का मतलब है कि ये चतुर्थ पोषण स्तर पर, जैसे हमने देखा था कि प्रत्येक पोषण स्तर पर जो ऊर्जा की मात्रा होती है 10% ही ट्रांसफ़र हो पाती है और धीरे धीरे उसमें कमी आती है। तो यहाँ पर उपभोक्ता स्तर पर ये कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी? तो यदि हम इसको एक प्राथमिक उपभोक्ता तक लेके जाएंगे, जैसे कि ये 5 किलो जूल है यहाँ पर, या 5 केजी लिखा हुआ है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर उपभोक्ता स्तर पर इसकी जो मात्रा होगी वो कितनी होगी? 5000 किलो जूल। और जैसे जैसे ये अगले स्तर में बढ़ेगी वैसे वैसे उसका 10% कम करते जाएंगे। तो यहाँ पर हम चतुर्थ पोषण स्तर पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर 5 केजी इसमें निकल के आता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता स्तर पर इसकी मात्रा जो होगी वो इतनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अजैव निम्नीकरणीय पीड़कनाशकों का आहार श्रृंखला में प्रत्येक पोषण स्तर पर बढ़ती मात्रा में संचयन क्या कहलाता है? पोषण, प्रदूषण, जैव आवर्धन, सम्मिश्रण। तो इसे हम कहते हैं जैव आवर्धन। अब देखिए समझिएगा जैव आवर्धन क्या होते हैं। तो जो भी कीटनाशक, पीड़कनाशक होते हैं जिनका उपयोग हम फसलों में फसल के लिए करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारी आहार श्रृंखला में शामिल हो जाते हैं और वो अनअपघटनीय होते हैं, मतलब कि वो अपघटित नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से धीरे धीरे उनकी मात्रा जो होती है वो हमारी श्रृंखला में बढ़ती रहती है और उसी का आहार श्रृंखला में जो प्रवेश होता है उसी को कहा जाता है जैव आवर्धन। तो इसके लिए सी विकल्प जो होगा बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। ओजोन परत में क्षरण का मुख्य कारण जो है वो इस प्रकार से है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन या फिर पीड़कनाशी। तो निश्चित रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जो होगा ये इसके लिए जिम्मेदार होगा और सरल सा प्रश्न है। चलिए ज़्यादा समझाने की आपको इसको ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। वे जीव जो अकार्बनिक यौगिकों से विकिरण ऊर्जा का प्रयोग करके कार्बोहाइड्रेट संश्लेषित करते हैं कहलाते हैं। तो वे जीव जो अकार्बनिक यौगिक से विकिरण का प्रयोग करके अपना भोजन बनाते हैं और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, उन्हें हम कहते हैं उत्पादक, मतलब कि हरे पौधे। तो यहाँ पर बी विकल्प इसके लिए बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, परितंत्र में 10% ऊर्जा उपलब्ध होती है। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण निम्न है, तो निम्न रूप है। ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। तो यहाँ पर जो पोषण ऊर्जा पोषण स्तर में स्थानांतरित होती है वो होती है रासायनिक ऊर्जा के रूप में, और सी विकल्प इसके लिए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, उच्चतर पोषण स्तर के जीव जो निम्न पोषण स्तर के अनेक प्रकार के जीवों के पोषण के लिए निर्भर होते हैं वो क्या बनाते हैं? तो देखिए यहाँ पर उच्च पोषण स्तर के जीव निम्न पोषण स्तर के जीवों के अनेक प्रकार के जीवों पर पोषण के लिए निर्भर होते हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर आहार या खाद्य जाल बनता है, परितंत्र का पिरामिड परितंत्र या आहार खाद्य श्रृंखला। तो यहाँ पर आहार खाद्य जाल का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें खाद्य श्रृंखला भी दे रखा है, जाल भी दे रखा है। तो अनेक जीव जब शामिल हो गए तो वहाँ पर जाल का निर्माण होगा और पहला विकल्प इसके लिए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है, एक देशिक, द्विदेशिक, बहुदेशिक या फिर कोई निश्चित दिशा नहीं। तो परितंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो सदैव होता है एक देशिक और पहला ही विकल्प इसके लिए सही है। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, अधिक देर तक मनुष्य का परावैंगनी विकिरण में खुले रहने का परिणाम क्या होता है? तो परिणाम क्या होगा? प्रतिरक्षात्मक तंत्र का नष्ट होना, फेफड़ों का नष्ट होना, चर्म कैंसर, आमाशयिक अल्सर। तो यहाँ पर इसके लिए ये कथन दिए थे और उनके लिए यहाँ पर जो विकल्प हैं कूट के रूप में नीचे दे रखे हैं, जहाँ पर पहला दूसरा, दूसरा चौथा, पहला तीसरा और चौथा। तो यहाँ पर उत्तर होगा हमारा विकल्प सी वाला, जिसमें दिया पहला और तीसरा, और पहले में प्रतिरक्षण तंत्र का नष्ट होना और चर्म कैंसर, ये दो परिणाम इसमें देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो यहाँ पर घास, गेहूं, आम, घास बकरी मानव या बकरी
गाय, हाथी और यहाँ पर घास, मछली, बकरी। तो सर सी विकल्प में थोड़ी सी मिसप्रिंट है, यहाँ पर बलरेल लिखा है तो वो बकरी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए घास, बकरी, मानव जो है ये एक आहार श्रृंखला का निर्माण यहाँ पर कर रहे हैं, तो बी विकल्प इसके लिए यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? तो यहाँ पर कुछ व्यवहार दे रखे हैं, जैसे बाजार जाते समय कपड़े का थैला ले जाना। बी है कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट, पंखे, स्विच बंद कर देना। माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना। और डी है उपरोक्त सभी। तो निश्चित रूप से ये सभी कार्य जो हैं ये पर्यावरण मित्र व्यवहार के रूप के अंतर्गत शामिल होते हैं। यदि हम सब ऐसे कार्य करते हैं तो हम पर्यावरण के मित्र के जैसा व्यवहार कर रहे हैं, और डी विकल्प इसके लिए सही होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, प्राकृतिक स्रोतों की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा है। प्राकृतिक स्रोत वे वस्तुएं हैं जो केवल भूमि पर मौजूद है, केवल प्रकृति का एक उपहार है जो मानव जाति के लिए बहुत लाभदायक है। और सी है मानव निर्मित वस्तुएं जो प्रकृति में रखी गई है। डी है केवल जंगलों में मिलती है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक स्रोतों की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा यहाँ पर होगी, प्राकृतिक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो प्रकृति का उपहार है और मानव जाति के लिए बहुत लाभदायक होती है। तो बी विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, गंगा नदी में प्रचुर मात्रा में कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया के पाए जाने का प्रमुख कारण क्या है? तो यहाँ पर अजल स्राव का जल में प्रवाहित करना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, उद्योग के अपशिष्ट को बहाना, कपड़े धोना, भस्म, अस्थियों का विसर्जन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गंगा नदी में प्रचुर मात्रा में कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया के पाए जाने का जो कारण होगा वो होगा अधजल स्रावों को जल में प्रवाहित करना। जी हाँ, हमारे आंत के अंदर कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की प्रजाति के कुछ जीवाणु जो होते हैं ये पाए जाते हैं, और जब इन्हें अजल स्राव को नदी में प्रवाहित किया जाएगा तो निश्चित रूप से गंगा नदी में इनकी जो मात्रा होगी वो बढ़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। एक नदी में जल का नमूना अम्लीय पाया जाता है जिसका पीएच मान जो है परिसर 3.5 से 4.5 थी, और नदी के किनारे बहुत सी फैक्ट्रियां थी जो अपने अपशिष्टों को नदी में बहा देती थी। किन फैक्ट्रियों में से किसका वहित अपशिष्ट नदी के जल के पीएच को कम करने के लिए मुख्य कारण हो सकता है? तो देखिए यहाँ पर फैक्ट्रियाँ बहुत सारी थी, पर किसके कारण ऐसा हुआ है? तो साबुन डिटर्जेंट बनाने वाली फैक्ट्री। तो देखिए साबुन डिटर्जेंट जो होते हैं इनको जल में जब घोलते हैं तो इनका विलयन जो होता है वो क्षारीय विलयन बनता है। लैड बनाने वाली फैक्ट्री या प्लास्टिक के कण बनाने वाली फैक्ट्री या अल्कोहल बनाने वाली फैक्ट्री। तो यहाँ पर जो लैड बनाने वाली फैक्ट्री होगी जिसके कारण जल में इसके जो अपशिष्ट होंगे मिलने के कारण जल जो होगा वो अम्लीय होगा, और जब वो अम्लीय होगा तो उसका जो पीएच मान होगा वो धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा अम्लीय होगा उतना उसका पीएच मान नीचे आएगा। तो यहाँ पर बी विकल्प इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, फ्रेश वाटर एवं पौधों जंतुओं के जीवन संचालन के लिए सर्वश्रेष्ठ पीएच रेंज कितनी होती है? तो हम कह सकते हैं कि इसके लिए जो पीएच रेंज होती है वो होती है 6.5 से 7.5 के बीच फ्रेश वाटर मतलब कि एक शुद्ध जल की होती है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है, लंबे समय तक प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के लिए 3 प्रकार के री जो हैं ये होते हैं। अब कौन कौन से 3 प्रकार के जो री हैं वो हैं इसके अंदर रिसाइकल, रीजनरेट, रीयूज, रिड्यूस, रीजनरेट या रीयूज। फिर वैसे ही है सेम है, बस थोड़ा बहुत आगे पीछे कर दिया है, कहीं कहीं पर कोई नए शब्द इसमें जोड़ दिए हैं। तो यहाँ पर मैं सीधे उत्तर को टिक करता हूँ, ज़्यादा समय वेस्टेज ना करते हुए। रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज कहने का मतलब है कि 3 प्रकार के आर हैं जिनसे हम यहाँ पर रिड्यूस मतलब कि पुनः उत्पन्न कर सके, रिसाइकिल कर सके, उसका पुनः चक्रण कर सके और पुनः उपयोग में ला सकें। इस प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों के लिए 3 प्रकार के आर या री होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। जैव विविधता के संदर्भ में निम्न में से कुछ कथन दिए हैं और उन कथनों का चयन कीजिए जो जैव विविधता की अवधारणा को सही तरीके से व्याख्या करते हैं। तो यहाँ पर पहले कथन दिए हैं, फिर नीचे विकल्प दिए जाएंगे। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो जैव विविधता किसी क्षेत्र में उपस्थित जंतु एवं वनस्पतियों की विभिन्न समष्टियों से संबंध रखती है। और सेकेंड यहाँ पर बिल्कुल सही बात है, ये पहला जो है ये शामिल इसके अंदर होता है। जैव विविधता किसी केवल क्षेत्र के पौधों से संबंध रखती है, और केवल किसी क्षेत्र के नहीं, जैव विविधता जो होती है वो उपस्थित सभी प्रकार की जो विभिन्न समष्टियाँ होंगी उनसे संबंध रखेगी। थर्ड है जैव विविधता जंगलों में अधिक पाई जाती है, और फोर्थ है यहाँ पर जैव विविधता किसी क्षेत्र में रहने वाली समष्टि के कुल जीवों की संख्या से संबंधित है। तो यहाँ पर पहला और जो तीसरा होगा ये हमारा यहाँ पर उत्तर होगा, और इनके लिए यहाँ पर जो विकल्प हैं वो नीचे दे रखे हैं, जिसमें हमारा उत्तर बनेगा यहाँ पर पहले तीसरे के रूप में सी वाला विकल्प इसका सही उत्तर होगा।
चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो एक साथ देख पाना उसको मुश्किल लग रहा है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। निम्न दिए गए कथनों में से उन कथनों का चयन कीजिए जो संपोषणी विकास की सही व्याख्या करते हैं। तो यहाँ पर पर्यावरण को कम से कम हानि पहुँचाने वाले नियोजित विकास को पर्यावरण चाहे कितना भी हानि क्यों ना पहुँचाएं। और थर्ड है यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी विकास कार्यों को रोकना। और डी है सभी दावेदारों के द्वारा स्वीकार्य विकास। तो देखिए हमें उन कथनों का चयन करना है जो संपोषणी विकास की सही व्याख्या करते हैं। और इसके अंतर्गत वो जो शामिल हैं वो है यहाँ पर पहला वाला और चौथा वाला, मतलब पहला विकल्प इसके लिए सही है। देखिए पहला वाला क्या है कि पर्यावरण को कम से कम हानि पहुंचाने वाला नियोजित विकास और सभी दावेदारों के द्वारा स्वीकार्य विकास। बाकी जो दो हैं वो तो सरासर गलत नज़र आ ही रहे हैं हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में विस्तृत वनों का सफाया कर दिया गया और केवल एक समष्टि के पौधे उगाए गए। ये आदत जो है ये प्रोत्साहन देती है किसको? उस क्षेत्र के जैव विविधता को, क्षेत्र में एकल फसल को, प्राकृतिक वनों के विकास को, या फिर क्षेत्र के परितंत्र का संरक्षण करती है। तो एक ही प्रकार के समष्टि के पौधे उगाए जाएंगे तो ये क्षेत्र में एकल फसल को प्रोत्साहन दे रही है और बी विकल्प इसके लिए यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर, निम्न में से प्राकृतिक स्रोत कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर मृदा, जल, विद्युत, पवन। तो विद्युत यहाँ पर प्राकृतिक स्रोत में शामिल नहीं होगा। और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। निम्न में से पदों का सही संयोग या युग्म चुनिए जिससे जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो जो जीवाश्म ईंधन में नहीं है उसे हमें देखना है। तो देखिए यहाँ पर पवन, समुद्र, सागर, कोयला, और कोयला जो है वो तो शामिल होता ही है। केरोसिन आ जाएगा। पवन, लकड़ी, सूर्य इसमें नहीं है। तो सी वाले में यहाँ पर देख रहे हैं आप, एक भी इसके अंदर ऐसा शामिल नहीं है जो जीवाश्म ईंधन है। पवन, लकड़ी, सूर्य, और बाकी अन्य तीनों में कोई ना कोई एक ना एक विकल्प आपको एक ना एक मिल रहा है। जैसे इसमें पेट्रोलियम मिल रहा है, इसमें केरोसिन मिल रहा है, इसमें कोयला मिल रहा है। तो यहाँ पर सी वाला हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, निम्न में से पर्यावरण मित्र क्रियाकलाप का चयन कीजिए। तो यहाँ पर हमें चयन करना है पर्यावरण मित्र क्रियाकलाप का। आवागमन के लिए कार का उपयोग करना, तो ये तो सरासर गलत है, ये पर्यावरण मित्र नहीं है। खरीदारी के लिए पॉलीथीन थैलियों का उपयोग, ये भी गलत है। कपड़ों को रंगने के लिए रासायनिक रंगों का इस्तेमाल, ये भी गलत है। और सिंचाई के लिए उत्पन्न ऊर्जा हेतु पवन चक्की का उपयोग, ये सही है। ये पर्यावरण मित्र के व्यवहार यहाँ पर डी वाले विकल्प में आ रहे हैं। तो डी यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाढ़ प्रभावित खड्डों, नालियों में चेक डैम बनाना आवश्यक है। तो देखिए क्यों आवश्यक है? ये सिंचाई के लिए जल संग्रह करते हैं, जल संचय करते हैं, मृदा अपरदन को रोकते हैं, भूजल संग्रह करते हैं, या फिर जल को स्थायी रूप से संग्रह कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए कथन के लिए विकल्प नीचे दिए हैं। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो उत्तर इसमें हमारा बनेगा वो बनेगा बी वाला, जिसमें दिया सेकेंड और थर्ड। अब सेकंड थर्ड को देखिए कि ये जो चेक डैम होते हैं ये क्या करते हैं? जल संचय करते हैं, मृदा अपरदन को रोकते हैं और भूजल का संग्रह करते हैं। अब स्थायी संग्रह तो कर नहीं पाएंगे, सिंचाई के लिए भी जल संग्रह नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाढ़ प्रभावित खड्डों या नालियों में चेक डैम बनाना की बात हो रही है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सफल वन संरक्षण कूटनीति में सम्मिलित होना चाहिए या शामिल होना चाहिए। तो देखिए सफल वन संरक्षण कूटनीति के अंतर्गत उच्चतम पौषी स्तर के जंतुओं का संरक्षण, केवल उपभोक्ताओं का संरक्षण या केवल शाकाहारी उपभोक्ताओं का संरक्षण, सभी भौतिक जैविक घटकों के संरक्षण की विशुद्ध योजना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक सफल वन संरक्षण कूटनीति में सम्मिलित होना चाहिए सभी भौतिक जैविक घटकों के संरक्षण की विशद योजना। तो डी विकल्प इसके लिए सही है। और अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का प्रमुख संदेश क्या है? तो संदेश यहाँ पर क्या था? चिपको आंदोलन का प्रमुख वन संरक्षण के प्रयासों में सामूहिक सामुदायिक भागीदारी। तो निश्चित रूप से यही जो संदेश था ये चिपको आंदोलन का प्रमुख संदेश था कि वन संरक्षण के जो प्रयास हैं उसमें सभी लोगों के सामुदायिक रूप से भागीदारी उत्पन्न हो, और पहला ही इसके लिए यहाँ पर सही है। चलिए बाकी सभी यहाँ पर ठीक नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, हमारे देश में अनेक बांध स्थापित बांधों की ऊंचाई बढ़ाने के प्रयास किए गए, जैसे टिहरी बांध, जो टिहरी बांध के नाम से जाना है, अलमेरी बांध नर्मदा नदी से होकर के। और निम्न में से कथनों का चयन कीजिए जो बांधों की ऊंचाई बढ़ाने के दुष्परिणाम होंगे। तो बांध की ऊंचाई बढ़ने से क्या दुष्परिणाम आएंगे उनका चयन हमें करना है। क्षेत्र के सभी भूपादप जंतुओं का समूह का नाश हो जाएगा।
तो बिल्कुल सही बात है, इसमें इनका नाश हो जाएगा। और सेकेंड है, क्षेत्र में रहने वाले सभी निवासी एवं घरेलू पशु विस्थापित हो जाएंगे, ये भी सही है ना। तो पहला वाला हमारा सही है, हम टिक करते जाते हैं ताकि बाद में हमें आसानी हो। कीमती कृषि भूमि का स्थायी नाश हो सकता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और मनुष्य के लिए स्थायी रोजगार सृजित होंगे, तो ये यहाँ पर सही नहीं है, ये विनाश के कारण यहाँ पर हो सकते हैं। और 1 2 3 और इसमें दिया है बी विकल्प में 1 2 3, तो बी विकल्प यहाँ पर हमारा उत्तर बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, संक्षिप्त शब्द गैप का विस्तृत रूप क्या होगा। तो देखिए गैप का यहाँ पर फुल फॉर्म जो बनेगा वो बनेगा गंगा एक्शन प्लान, और 4 विकल्प में से सी वाला विकल्प इसके लिए सही होगा, गंगा एक्शन प्लान। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, असत्य कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पर करना है हमें असत्य कथन का चयन, और इसमें दे रखे हैं यहाँ पर आर्थिक विकास पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा है। बी है, समपोषकी विकास वर्तमान पीढ़ी के विकास को तो प्रोत्साहित करता है, साथ ही भावी पीढ़ी के लिए संसाधनों का संरक्षण भी करता है। सी है, संपोषणी विकास दावेदारों की विचारधारा को महत्व नहीं देता। और डी है, संपोषणी विकास दीर्घकालीन योजना और स्थायी विकास है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि संपोषणी विकास जो है वो दावेदारों के विचारों को महत्व नहीं देता, ये इसमें गलत है, क्योंकि संपोषणी विकास में सभी दावेदारों के विचारधारा को महत्व दिया जाता है, और सी वाला यहाँ पर गलत है। यही असत्य कथन इसमें हमें देखने को मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्न में से प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो यहाँ पर देखना है उससे जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। आम का पेड़, सर्प, पवन, लकड़ी का घर। तो यहाँ पर लकड़ी का घर जो है वो प्राकृतिक संसाधन में शामिल नहीं होगा, तो डी भी यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। चलिए बाकी अन्य प्राकृतिक संसाधन हैं। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, असत्य कथन का चयन कीजिए। और असत्य कथन के चयन में हमें यहाँ पर देखना है, वनों से हमको विभिन्न प्रकार के उत्पाद मिलते हैं, ये बिल्कुल सही है। वनों में अधिकतर पादप विविधता मिलती है, ये भी सही है। वन मृदा संरक्षण नहीं करते, ये गलत है, तो सी वाला यहाँ पर गलत है, और सी विकल्प इसके लिए उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वन जल संरक्षण करते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। बंगाल के अरावली वन क्षेत्र में अधिकता है, तो इसमें किसकी अधिकता है। यहाँ पर टीक वृक्षों की, साल वृक्षों की, बांस वृक्ष की, मैंग्रोव की। तो यहाँ पर साल वृक्षों की अधिकता है, और बी विकल्प इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, भूमि जल स्तर क्षीण नहीं होगा। वनों के विकास एवं वृद्धि से, विद्युत ताप घर से, वनों की क्षति एवं वर्षा की कमी से, या फिर अगला है यहाँ पर उच्च जल मांग वाली फसलों के उगाने से। तो यहाँ पर कह सकते हैं वनों की वृद्धि और विकास से भूमि जल स्तर जो है वो क्षीण नहीं होगा, और पहला इसका उत्तर होगा ए वाला। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बड़े बांध बनाने का विरोध इसलिए है, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, पर्यावरणीय कारण, और डी है उपरोक्त सभी कारण। तो यहाँ पर सभी कारण जो हैं वो बड़े बांध बनाने के विरोध के लिए जिम्मेदार होते हैं, और डी विकल्प इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, खड़िन, बंदिश, आहार, कट्टा आदि प्राचीन परंपरागत संरचनाएं हैं जो कि निम्न का उदाहरण है। तो देखिए ये अन्न भंडारण, काष्ठ भंडारण, जल संग्रहण, मृदा संरक्षण, तो ये सभी जो है जल को संग्रहित करने के लिए प्राचीन परंपरागत विधियां हैं, जिन्हें खड़ेन, बंदिश, आहार, कट्टा आदि के नाम से जाना जाता है। तो जल संग्रहण इसमें हमारा उत्तर होगा, और सी वाला विकल्प इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर प्रवाल भित्तियाँ कितने प्रकार की होती है। 2 3 4 5। तो प्रवाल भित्तियाँ जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, और इसके लिए बी विकल्प सही होगा, जिसमें हम कह सकते हैं कि तटीय प्रवाल भित्ति, अवरोधक प्रवाल भित्ति, वलय प्रवाल वलय, ऐसे इनके 3 प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रवाल विरंजन किसे कहते हैं। तो प्रवाल विरंजन जो है ये हम किसे कहते हैं, कवक के श्वेत होने, शैवालों के श्वेत होने, बैक्टीरिया के श्वेत होने को, या डी है उपरोक्त तो सभी के श्वेत होने। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जब शैवालों के श्वेत हो जाते हैं तो उसे प्रवाल विरंजन कहा जाता है, और बी विकल्प इसका उत्तर होगा। अब देखिए जब तापमान में वृद्धि होती है तो यहाँ पर अवसाद, गाद आदि जमा होते हैं, और समुद्री प्रदूषण व प्रवालों में संक्रामक रोग होने से जो शैवाल होते हैं वो समाप्त होने लगते हैं, उनमें प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो बाधित होने लगती है, और उसी की वजह से शैवालों का रंग जो होता है वो श्वेत हो जाता है, जिसे प्रवाल विरंजन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। बंगाल की खाड़ी की लवणता
कम तथा अरब सागर की लवणता जो है वो अधिक होती है। इसका प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए, यदि हम देखें तो बंगाल की खाड़ी में सीधे सीधे मैं यहाँ पर उत्तर टिक कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़े बड़े बड़े हैं तो यहाँ पर आपको देखने में परेशानी हो सकती है। तो थोड़ा सा हम इसके चलते हैं और अगले विकल्प को देखते हैं। देखिए, लवणता ज़्यादा और कम, तो यहाँ पर प्रश्न ने ये कहा था कि बंगाल की खाड़ी की लवणता कम है, अरब सागर की ज़्यादा है। तो बंगाल की खाड़ी में क्या होता है कि बहुत सारी नदियाँ आकर के गिरती हैं और जिनके द्वारा ताज़ा पानी का प्रवाह उसमें कर दिया जाता है, तो उसकी लवणता जो होगी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जबकि अरब सागर में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर कम नदियाँ होती है या ताज़े जल की प्राप्ति कम हो पाती है, तो इस वजह से वहाँ पर लवणता अधिक होगी। और डी वाला विकल्प इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प इसका सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फोबोस और डिमोस जो है निम्नलिखित में से किसकी दो उपग्रह हैं? तो फोबोस और डिमोस जो हैं ये दो उपग्रह होते हैं मंगल के। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प जो होगा ये हमारा इसमें उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ पर निम्न में से किस नदी को वन की आशा कहा जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वन की आशा लूनी, बाणगंगा, बनास या चंबल को? तो ये कहा जाता है विकल्प सी, बनास नदी को। अब देखिए, बनास नदी जो है ये क्या है? राजस्थान के पश्चिम में प्रवाहित होने वाली, पश्चिम उत्तर भारत में प्रवाहित होने वाली नदी है। और ये चंबल नदी की सहायक नदी भी है। और ये एक ऐसी नदी है जहाँ जो कि राजस्थान में ही अपना चक्र पूरा करती है, और इसीलिए इसे वन की आशा, बनास मतलब वन की आशा के रूप में जानी जाती है। चलिए, और सी विकल्प इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आज के जो हमारे पर्यावरण अध्ययन से संबंधित जो 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये समाप्त होते हैं। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।